हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु। और इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली हमने न्यूट्रिशन देख लिया था। आज नया प्रोसेस देखेंगे एंड दैट इज रेस्पिरेशन। क्लियर है ना। तो देखोगे रेस्पिरेशन, एक एक चीज़ को समझोगे यहाँ पे। इस प्रोसेस में ना एक्चुअली समझने का बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ रटना नहीं है हमें। ठीक है, ऐसे पीछे भी नहीं रटना है। देखा जाए ना तो ये चैप्टर ही समझने वाला है। ये जो लाइफ प्रोसेस है बिल्कुल समझने वाला चैप्टर है। क्लियर है। अब समझने का सेंस ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे जो प्रोसेसेस आएंगे, स्टेप्स आएंगे, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। तभी आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसे सॉल्व कर पाओगे आप। अदरवाइज आपसे फिर वो क्वेश्चंस होने में तकलीफ होगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे हम। और रही बात याद करने की ना, बीच बीच में तो कुछ नाम्स जो भी आते हैं ना, कुछ नेम्स नए नए, तो उन सब चीज़ों को याद करते चलो। जैसे डाइजेशन में हमने देखा था ना, कुछ कुछ इंजाइम्स के नाम आए थे, तो उन सारे इंजाइम को याद रखो। कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, किस पे एक्ट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को याद रखो। रेस्पिरेशन में बेसिकली हम देखेंगे क्या कि हम जो एयर इनहेल करते हैं, क्लियर है ना, वो मोस्टली ऑक्सीजन है उसमें। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए मतलब कि यूजफुल है। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज देखा जाए तो मोस्टली तो नाइट्रोजन है 78%। ठीक है ना। तो उसकी हमें यूज़ नहीं है यहाँ पे। हमें बेसिकली उससे ऑक्सीजन को साइड करना है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाना है ब्लड हमारे बॉडी में। फिर ब्लड में फिर फाइनली जाएगा कहाँ पे, तो सेल तक जाएगा। और सेल में जाने के बाद उस ऑक्सीजन का ना रिएक्शन होगा हमारे फूड के साथ, बेसिकली ग्लूकोज के साथ, और फाइनली प्रोडक्शन होगा एनर्जी का। तो यहाँ पे हम उस एनर्जी के प्रोडक्शन को देखना चाह रहे हैं। और याद करो, मैंने इसी रिएक्शन को तो लिखा था इस लाइफ प्रोसेस को शुरू करते समय, और वहीं पे मैंने चारों प्रोसेस को इसी रिएक्शन के थ्रू समझाया था आपको, अगर याद हो तो। ठीक है ना। तो इन्हीं सब रिएक्शंस को देखेंगे एक एक करके। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखना, आगे के कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने। ये सब बेसिकली स्टेप्स हैं हमारे रेस्पिरेशन के। इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखा है। रेस्पिरेशन में देखा जाए तो हमें बस इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे जो 5 स्टेप लिखे हुए हैं ना, इतना ही पढ़ना है। लेकिन इन्हीं स्टेप को फिर हम एलेबोरेट करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके देखेंगे। फिर ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में अलग से देखेंगे, प्लांट के रिस्पेक्ट में अलग से देखेंगे। क्लियर है ना। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में अलग से देखेंगे। तो उन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ सिंपल सा डिफिनेशन है हमारा। रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप मतलब क्या हो गया, जिसमें ढेर सारे स्टेप्स आते हो। एंजाइम मेडिएटेड, इसमें एंजाइम्स भी आएंगे। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे जो एंजाइम्स आएंगे ना, वो सब एंजाइम्स एक्चुअली हमें यहाँ पे तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्रेब साइकिल में ना थोड़े बहुत एंजाइम्स का वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा जब मैं क्रेब साइकिल बताऊंगा। इसे मतलब बेसिकली जब मैं ये बताऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन, सबसे लास्ट वाला स्टेप है ना, वो भी यहाँ नहीं, जब डिटेल करूंगा तो। क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, अगर इंजाइम आ गया है तो। आगे देखना, बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स क्या, बायो का मतलब देखो, बायोकेमिकल जहाँ भी बात आए ना तो समझना कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। तो यहाँ हम रिएक्शंस ही तो देखेंगे। रिएक्शंस दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस, और वो भी हमारे लाइफ से रिलेटेड है ना, हमारे सेल के अंदर होंगे रिएक्शंस। सो दीज आर बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, तो विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जहाँ क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। कैसे बनेगा भाई एनर्जी, तो जो फूड हमने खाया है ना, उसका ऑक्सीडेशन करवा के, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के, और वो फूड बेसिकली क्या होगा, तो मेनली ग्लूकोज होगा। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कैसे, तो फूड का ब्रेक डाउन करके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इवन एब्सेंस में भी होगा। उन सब चीज़ों को भी देखेंगे हम। एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी देखेंगे जब टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो अब देखो आगे समझना, आगे जो अगला हेडिंग है वो है हमारा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हम एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। तो देखो, तुम बेसिकली ना प्रैक्टिकली समझना इसको। रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से हुआ, हमने जब सांस लिया ना, जब हमने एयर इनहेल किया, तभी से हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि यही तो आगे जाके ना रिएक्शन करवाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के केस में। ब्रीदिंग देखो, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ
कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर है ना? तो ये डिफिनीशन ना बस काम चला हुआ है ना, प्रॉपर डिफिनीशन हुआ नहीं हमारा रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का अगर मैं प्रॉपर डिफिनीशन बोलूं तो ब्रीदिंग तो आएगा ही उसमें, ब्रीदिंग इज द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ जो एयर हमने इनहेल किया उसमें से स्पेशली ऑक्सीजन का यूज करना फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। आनंद समझ में? सो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आनंद समझ में? तो यहाँ पे देखो स्टेप्स में ध्यान देना। स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। याद रखोगे, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। क्लियर है ना? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, एक्चुअली रेस्पिरेशन नहीं बोलोगे इसे। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर। देखो एयर को इनहेल करना, और कैसा एयर? तो ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, है ना। एंड रिमूवल ऑफ यूज्ड एयर, जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। इन दोनों के अगर कंपैरिजन देखें हम, तो हम जो हवा इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हवा हवा हम एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे, कुछ एक्टिविटी भी देखेंगे जो इन सब चीजों को ना प्रूव करेगा। तो फिलहाल आप ये मान लो, वैसे आपने ये सब पढ़ रखा होगा। आगे देखना, ब्रीदिंग के केस में ना दो स्टेप्स आते हैं। ब्रीदिंग के केस में दो स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन समझ रहे हो आप, इनहेल करना, टू टेक इन। क्लियर है ना? और ये क्या है, रिलीज ऑफ। ये इन और ये ऑफ, बस इतना याद रखोगे आप। ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। सो दिस इज इनहेलेशन एंड दिस इज एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन के टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना, हमारे लंग्स में, रिब्स में, इन सब चीजों को देखेंगे। एक्सहेलेशन के टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में, इन सब चीजों को देखेंगे हम बाद में। अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है अगर एक तरीके से बोलो तो। आगे देखना, हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझोगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखो कौन से गैसेस, यही सब गैसेस ना, इन सब का डिफ्यूजन करवाना है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब देखो इसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो मैं यहाँ पे मैंने रेज कर दिया, आप, मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, है ना। अगर नहीं लिखे होगे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन तो है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, लिख लेना आराम से, है ना। चलो कोई लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली, और भी गैसेस होते हैं ना भाई हवा में, लेकिन मेनली मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। इन दोनों गैसेस की क्या होगी, तो एक्सचेंज होगा, है ना, डिफ्यूजन होगा। क्लियर है? देखो कैसे होगा, समझोगे। वैसे मैं इसे बाद में और थोड़ा इलेबरेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लोगे एक्चुअली। देखो है क्या, एल्वियोली पहले समझो। ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन आ गया ना, तो इसे समझने के लिए पहले हमें एल्वियोली समझना होगा। तो उसे समझने के लिए देखो क्या हो रहा है, आपने देखा होगा जैसे हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो इधर ट्रैकिया से ही शुरू हो रहा है, नोज ट्रैकिया ना ऐसे करके जाता है। तो ये जो हमारा मान लो ऐसे ट्रैकिया, ट्रैकिया में इस तरीके से रिंग्स बने होते हैं। अब इस ट्रैकिया को ना ऐसे दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर है ना? इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं या ब्रोंकस बोलते हैं। क्लियर है? अरे समझ में? अब क्या होता है, एक चला जाता है इस वाले लंग्स में और एक चला जाता है इस वाले लंग्स में, यानी राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में। फिगर थोड़ा है ना, समझ लेना आप, थोड़ा सा ये हो गया है, कोई नहीं। अब देखो फिर क्या होगा, इस वाले पार्ट का क्या होगा ना, आगे और भी मतलब इसका डिवीजन होता चला जाएगा। क्लियर है? फिर और भी जो पार्ट्स बचेंगे ना, इसके भी फिर डिविजन्स होंगे, यानी फाइनली ना ये लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूं ना, तो इस तरीके से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोली, जो सबसे लास्ट पॉइंट पे है। क्लियर है ना? तो देखेंगे इसे हम, दिस इज एल्वियोली। अब देखो इस एल्वियोली के केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैंने इस तरीके से ये एल्वियोली बनाया, ये बनाया मैंने, है ना, मैंने बस ये बनाया है। अब देखो इस एल्वियोली में आएगा क्या, तो हम इधर से क्या इनहेल कर रहा है एयर ना, और वो भी इसमें क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो ये इधर से आएगा और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइनली ये एल्वियोली तक पहुंचेगा। इसके आगे फिर नहीं पहुंचना है इसे, मतलब खुद से नहीं पहुंचना है इसे। देखो अभी आगे तो पहुंचाएंगे इसे हम,
हम अभी इस प्रोसेस में हैं, इसी को डील कर रहे हैं। तो इसके आगे देखो ये जाएगा कैसे वो समझोगे, क्लियर है ना। तो देखो अब हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज भरे पड़े हैं पूरे ही बॉडी में। आपने पढ़ा होगा ब्लड वेसल, नहीं पढ़ा होगा कोई नहीं, सर्कुलेशन में बताएंगे हम। ये लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ थोड़ा बड़ा जरूर है, क्योंकि मैंने देखो शायद सिलेबस डिस्कस किया था शायद, तो अगर नहीं किया था कोई नहीं, इसमें ना टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। देखा जाए तो न्यूट्रिशन अलग से हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक एक्सक्रीशन। तो 4 चैप्टर का मिला जुला एक बड़ा सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर तो टाइम लेगा, है ना। बाकी सब चैप्टर इसके मुकाबले में फिर छोटे हैं, और इसमें बहुत सारे चीज कंसेप्चुअल चीजें भी है। ये आपको बाद में भी काम देगा, आपको फिर बाद में आगे क्लासेस में जाओगे समझोगे, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये जो चैप्टर है ना हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारे बॉडी से रिलेटेड है। तो हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम अपने ही बारे में तो पढ़ रहे हैं। हमारे बॉडी में जो कुछ चल रहा है हम बस उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए एक एक करके समझोगे। तो सो दिस इज व्हाट, दिस इज एल्वियोली, और ये एल्वियोली का मेम्ब्रेन हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज लगभग हर जगह प्रेजेंट होते ही हैं। तो वैसे यहाँ भी इस तरीके से मान लो ये कैपिलरीज है हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो ये हमारा क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया इस तरीके से, आराम समझ में। अब इसके मेम्ब्रेन हो गए हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों ना एक क्लोज कांटेक्ट में, और क्लोज कांटेक्ट में है तो देखो इससे होगा क्या, इसमें एयर है और इसमें भाई ब्लड है, आ रहा है समझ में। इस एल्वियोली में ब्लड है, सॉरी इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है और इसमें एयर है, क्लियर है ना। अब देखो इस एयर में O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये CO2 का कंसंट्रेशन आया कहाँ से, तो जब रेस्पिरेशन हो रहा है ना बॉडी में तो CO2 ही तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो CO2 का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा है, क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, आपको पता है, आपने डिफ्यूजन पढ़ रखा है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जिसका हाई कंसंट्रेशन होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इधर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया एल्वियोली में, और ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोली में ज्यादा है, तो ये चला आया हमारे ब्लड कैपिलरीज में। ये दिस इज द एक्सचेंज, समझ में, या डिफ्यूजन बोल लो आप इसे। ये चल क्या रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है, क्लियर है ना। सो यहाँ पे आपने ये समझ लिया होगा, डिफ्यूजन हो रहा है यानी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ एक्सचेंज हुआ, ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोली के बीच में एक्सचेंज हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा एक्सचेंज होगा हमारे टिश्यू के बीच में। अब ये ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगा, क्योंकि अब ये ब्लड क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। इन सब चीजों को हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझोगे। ये ब्लड कैसा हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। जो पहले यानी आया था डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब यहाँ से जाएगा ना तो ऑक्सीजनेटेड होके जाएगा। दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अब क्या होगा, ये हमारे बॉडी के एक एक सेल तक लेके जाएगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, और फाइनली फिर से एक बार एक्सचेंज होगा हमारे टिश्यू के पास, है ना। तो उसे आगे देखेंगे हम, देखना यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये मैंने समझा दिया। और फाइनली क्या होगा, अगेन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोली, और यहाँ पे क्या है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब टिश्यू के पास यानी ये ब्लड चला जाएगा ना हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, आपको पता होगा, क्लियर है। तो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब चल जाएंगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, उसका फिर से एक बार डिफ्यूजन होगा, यानी एक बार फिर से एक्सचेंज होगा। किसके बीच में, तो सेल के बीच में, यानी वहां पे फिर से एक बार डिफ्यूजन होगा। आगे देखना, अब ये जो ऑक्सीजन था जो हमने इन्वायरमेंट से लिया, इस ऑक्सीजन को हमने थ्रू दीज 4 स्टेप्स हमने कहां तक पहुंचा दिया है, तो सेल तक पहुंचा दिया। और समझ में, हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक हमने इस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया है। और देखो आपने न्यूट्रिशन पढ़ा ना, तो न्यूट्रिशन में याद करो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमने क्या किया था, न्यूट्रिएंट को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाया था। और मैंने वहां एक पॉइंट बोला था क्या, कि इस न्यूट्रिएंट को फिर क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। तो देखो ब्लड कितना ज्यादा यूजफुल है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। ब्लड ऑक्सीजन को भी लेके जा रहा है सेल तक, ब्लड न्यूट्रिएंट को भी लेके जा रहा है सेल तक, और इवन जो कुछ वहां पे बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ना उसे लेके भी आएगा
बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर नहीं, एक्चुअली उस पर्टिकुलर सेल से या ऑर्गन से बाहर। क्लियर है? तो सारा काम तो लगभग उसी का है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, जब हमारे सेल तक पहुंच जाएगा ये ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन का ना यूज होगा, इस ऑक्सीजन का यूज होगा, यानी द लास्ट प्रोसेस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब सेल क्या करेगा, उसे यूज करेगा फॉर कैरिंग आउट कैटाबोलिक रिएक्शन। देखो एनाबोलिक कैटाबोलिक शायद मैंने डिस्कस किया था, है ना। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एनाबोलिक होता है, एक कैटाबोलिक होता है। एनाबोलिक रिएक्शन वो होता है, चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। एनाबोलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, जिसमें क्या हो, फॉर्मेशन हो, ठीक है। और कैटाबोलिक वो होते हैं जिसमें ब्रेकडाउन, ठीक है ना। वैसे रेस्पिरेशन ना एक तीसरा ही टाइप का प्रोसेस होता है, दैट इज एम्फीबोलिक, लेकिन मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। वो आगे क्लास में आप पढ़ोगे एम्फीबोलिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन को कैरी आउट करेगा और रिजल्ट उसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट ये होगा कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, यानी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इवन वाटर का भी, है ना। क्लियर है? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये लिखा है, रिएक्शंस वगैरह यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे हैं, रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसे और डिटेल करेंगे। विच इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन, देखो सेल के अंदर अब मेनली रेस्पिरेशन चल रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। आ रहा समझ में? तो आप क्या करो, जल्दी से जो भी बचा इसे नोट कर लो। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा, ये सारे स्टेप्स को समझ लिया होगा एक एक करके, है ना। क्लियर है? नहीं समझ में आए कोई नहीं, आप दोबारा से देखोगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको नहीं समझ में आया तो टीचर को परेशान करते हो, यहाँ आपको नहीं समझ में आया तो टीचर परेशान नहीं होंगे, यहाँ आप परेशान होगे। आप दोबारा से देखो, है ना। हाँ, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको फिर पर्सनली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दूंगा। आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे बात करके आपको फ़ोन पे समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि डॉट्स नहीं होने चाहिए, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, इसमें फिर डॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं ना पूरा सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ। तो ज़रा सा भी डॉट्स होता है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक एक कमेंट को भी देखता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ अपना, ठीक है। तो आप ज़रूरत पड़े तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे कोई भी फालतू मैसेज नहीं, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कुछ भी नहीं। बस क्वेश्चन हो आपका, आप अपना नाम बताओ, क्लास बताओ, आपको बताओ इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, और फिर आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पे लिखो। अगर क्वेश्चन नॉर्मल हुआ तो मैं मैसेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ या डिफ़िकल्ट हुआ, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके समझाऊँगा, ठीक है ना। तो आप नंबर ऐसे करो, नोट कर लो जल्दी से। ये मेरा नंबर है, दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, ठीक है ना। तो इसे लिख लेना आप। हाँ, और फालतू मैसेज नहीं, जरूर याद रखना इस बात को, नहीं तो फिर आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। चलो देखना, अब यहाँ पे अगले सेक्शन में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, यानी हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होंगे ना जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो हम बेसिकली देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आ रहा है समझ में? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या हुआ, वो सारे ऑर्गन्स जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा वही क्या कहलाएंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाएंगे। यानी ऑल दोज ऑर्गन्स दैट helps in the process of रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो हेल्प कर रहा है ना ऑर्गन्स, यही क्या कहला रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहला रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन की बात मैं अलग से करूंगा, यानी एक अलग से हमारा टॉपिक होगा। जैसे न्यूट्रिशन में देखो, मैंने बेसिकली न्यूट्रिशन पढ़ाया, और लास्ट में फिर क्या पढ़ा पढ़ा था हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।
वैसे यहाँ पे एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो वहाँ सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन के लंग्स की बात करेंगे, ह्यूमन की रिब्स की बात करेंगे। यहाँ बेसिकली सारे ऑर्गन्स, सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होंगे ना वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी जो होंगे वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। तो आगे लिखोगे आप कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, यहाँ एक मिनट, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, respiratory organs vary among different groups of animals। और ये जो वेरिएशन होता है, and this variation mainly depends on देखो किन किन बातों पे ये वेरिएशन डिपेंड करेगा ना, आप उसे समझोगे। तो सबसे पहला तो बात हो गया हमारा ना कि उसका हैबिटेट क्या है, यानी उसका हैबिटेट। और जो दूसरा बात है ना वो है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के डाइवर्सिटी चैप्टर में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल पे ही रहते हैं, कुछ टिश्यू लेवल पे चलते हैं, कुछ ऑर्गन लेवल पे, और कुछ ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, ह्यूमन बींग की बात करूँ, सो हम लोग किस कैटेगरी में, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है ना। तो किस बात पे डिपेंड करेगा, हैबिटेट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्मली देखूं तो उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा ना वो लंग्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्वेटिक है, एक्वेटिक दैट मीन्स वाटर में रहने वाला, तो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेनली कौन कौन होगा, गिल्स होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इस तरीके से वेरी करेगा, आनंद समझ में। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लिख लोगे, यानी फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल देख लो, सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पे फिश। तो फेस का क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भाई, तो गिल्स होता है। दूसरा देखो आप फ्रॉग, फेस से रिलेटेड फ्रॉग, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि ये वाटर में भी रह रहा है, लैंड पे भी रह रहा है, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ये लंग्स के साथ साथ स्किन भी होता है, इसका मॉइस्ट स्किन है एक्चुअली, क्लियर है ना। और फ्रॉग में ही ना एक इसका टैडपोल वर्जन आता है, आपको पता होगा, फ्रॉग का जो छोटा सा मतलब पहले वाला जो वर्जन होता है। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें गिल्स होते हैं भाई, याद रखोगे, ठीक है। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, इंपॉर्टेंट भी है, तो अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्या होंगे आप बताओ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जनरल बॉडी सरफेस, दिख रहा है ना भाई, हाँ चलो ठीक है। तो ये अर्थवॉर्म में जनरल बॉडी सरफेस। तो ये सब क्या हो गया कि जो ऑर्गन्स होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, और बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक हैबिटेट और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इन सब चीजों में है। अब यही अगर मैं बात करूं दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, तो उसमें जो सेलुलर मेम्ब्रेन होगा ना वही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते क्या है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, कुछ आपने एग्जांपल देख लिया, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, एक मिनट देखो। रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो गिल्स के थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है ना। तो अलग अलग पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे बस एक नोट करके आप लिख लोगे, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में ये सब ये थोड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन बस साइड नॉलेज के लिए, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था ओलंपियाड्स वगैरह में कुछ कुछ पूछ देते हैं कभी कभी। तो देखो अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, अगर लंग्स से रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखना, रेस्पिरेशन थ्रू
गिल्स, एक मिनट, गिल्स, तो इसको ना हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। या इसी को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। गिल्स है ना, हाँ ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, और स्किन वाले को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इसको आप याद कर लेना बस, है ना, साइड से है ये, इसे आप याद कर लोगे, ठीक है ना। आगे देखोगे, अब देखो यहाँ पे समझोगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यहाँ पे आएगा नहीं एक्चुअली। आप क्या करो, इसे जल्दी से लिख लो, है ना, फिर मैं आता हूँ उसके साथ। तो बच्चों देखोगे यहाँ पे, यहाँ जो मैंने एक पॉइंट बना रखा है स्टार में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये समझोगे आप, क्योंकि ये आगे जब रेस्पिरेशन का जब आगे प्रोसेस होगा तो वहाँ पे भी ये आपको काम देगा समझने में, ठीक है ना। तो देखो, है क्या कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक वेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसे बोलेंगे, तो जिसके पास ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, उसे ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ रहे हैं, देखना एक एक करके। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनका जो सरफेस एरिया है ना, वो ज्यादा होना चाहिए। देखो ज्यादा सरफेस एरिया से क्या होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, क्लियर है ना। ग्रेटर सरफेस एरिया विल फैसिलिटेट ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आ रहा समझ में। नेक्स्ट पॉइंट इज थीन एंड परमिएबल। देखो परमिएबल आपको पता होगा, मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है ना, मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है वो तीन तरह की होती है, आपको पता होगा। एक होता है परमिएबल, मैं जल्दी से इसे रिवाइज बस करवा रहा हूँ, वैसे ये 9th में पढ़ना था, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट। दूसरा होता है हमारा इम्परमिएबल, तीसरा होता है हमारा सेमी परमिएबल, और चौथा होता है हमारा, देखो चार हो गए, मैंने तीन ही बोला था, कोई नहीं, चार ही होते हैं एक्चुअली, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है ना। देखना जल्दी से देख लेना, एक मेम्ब्रेन जो है वो सारे चीजों को पास करने दे, ठीक है ना, तो वो परमिएबल कहलाता है। दूसरा, जो चीजों को मतलब पास ही ना करने दे, इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट को पास करने दे, सॉलिड को नहीं। और सेलेक्टिवली मीन्स जो सॉल्वेंट के साथ साथ सेलेक्टेड सॉल्यूट को भी पास करने दे, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है ना। और आपको पता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं। तो यहाँ जो है सेल की परमिएबिलिटी ना, मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पतले होने चाहिए मेम्ब्रेन, और वो क्या होने चाहिए, परमिएबल होने चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से गैसेस का फैसिलिटी, मतलब वो जो डिफ्यूजन है ना, वो सही तरीके से वो कैरी ऑन कर सके। द नेक्स्ट इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड, और वहाँ उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जो ब्लड की जो सप्लाई है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, ज्यादा ब्लड होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। आपको शायद पता ना हो, देखो ब्लड में क्या होता है, ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा देखना आपके ब्लड में क्या होता है। तो ब्लड में आप एक आरबीसी आप सुने होंगे, ठीक है ना, आ रहा समझ में। बस इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी सब चीज को हम जहाँ पढ़ना है वहीं पे पढ़ेंगे। तो आरबीसी पढ़ा होगा आपने, आरबीसी में भी मेनली आपने एक चीज देखा होगा, हीमोग्लोबिन। दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ध्यान से देखना, दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो पिगमेंट वर्ड आपको पहले से पता है ना। पिगमेंट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी आया था हमारा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या था, क्लोरोफिल। और पिगमेंट एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, यूं कहो, जो क्या करता है ना, तो कलर प्रोवाइड करता है कि जहां भी प्रेजेंट होता है वहां पे एक स्पेशल कलर दे देता है। देखो ब्लड का भी कलर रेड इसी की वजह से तो होता है
एंड दिस इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। ये जो हेमोग्लोबिन होता है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो होता है हीम पार्ट, और दूसरा जो होता है ना वो ग्लोबुलिन वो प्रोटीन पार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप बस इसे समझो, सी हीम पार्ट दैट इज आयरन पार्ट, ठीक है ना। तो आयरन का पार्ट होता है, और ये जो हीम पार्ट होता है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ जो हीम होता है यानी हेमोग्लोबिन में जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ब्लड होगा उतने ही ज्यादा हेमोग्लोबिन होंगे, उतने ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। आपने एक बीमारी सुना होगा, अनीमिया, सुना है ना। अनीमिया के केस में क्या होते हैं, लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्लियर है। तो उस केस में क्या होता है ना, इसी हेमोग्लोबिन की ना कमी हो जाती है। और हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको देख रहे हो आयरन, आयरन की जरूरत है, Fe दैट इज आयरन। तो इसीलिए देखते होगे ना, जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उसको आयरन की टैबलेट दी जाती है। आपको ये सब पता होगा। तो सब कुछ रिलेटेड ही है एक दूसरे से, ठीक है ना। और वहां पे देखो थकान क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयरन की कमी हो गई है, तो हेमोग्लोबिन तो बन नहीं रहा, तो उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। अब हेमोग्लोबिन की जब कमी हुई तो सही तरीके से ऑक्सीजन को वो ले नहीं जा पाएगा सेल तक, ठीक है ना। तो यानी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन था ना वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया है, और इस डिक्रीजमेंट की वजह से क्या हुआ है कि बॉडी ने एनर्जी का प्रोडक्शन भी क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। और जब एनर्जी नहीं है तो थकेगा ही ना भाई, समझ में आ रहा है ना। तो सारी चीजें रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपने इतना कुछ समझा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब देखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो सिस्टम में मैंने पीछे ही बता दिया था, कोई भी सिस्टम हो डिफिनेशन लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, बात खत्म, ठीक है ना। देखो ऑल द ऑर्गन्स कनेक्टेड विद ब्रिंगिंग इन फ्रेश एयर लाना टू द रेस्पिरेटरी सरफेस के पास, एंड रिमूवल ऑफ यूज्ड एयर दैट इज वेस्ट एयर, जिसमें कि मेनली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी कंस्टिट्यूएंट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यही क्या बनाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा, ठीक है ना। इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम देखेंगे ना रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ना डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस देखेंगे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में भी डिफरेंस देखेंगे हम। तो इन दो चीजों को देखेंगे, तब तक के लिए इसे जल्दी से नोट करो। तो देखोगे यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख रहे हैं। तो एक साइड फोटोसिंथेसिस हो गया, और बोर्ड के दूसरे साइड अब मैंने लिख दिया रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखोगे, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो एक एनाबोलिक प्रोसेस होता है, यानी सिंपल से मैं लिखूंगा, इट इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। और ये अगर देखा जाए क्या है, तो ये सिंपली कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो यहाँ एनाबोलिक हो गया फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। और रेस्पिरेशन क्या हो गया, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब देखना आगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस होगा ना, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, केमिकल एनर्जी में बदलेगा। आ रहा समझ में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और रेस्पिरेशन में देखा जाए ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इंस्टेंटली या तो यूज हो रहा है, या फिर उसका कहीं पे मतलब उस एटीपी का फिर क्या करते हैं ना कि डिफरेंट कामों में हम यूज करते हैं। जैसे मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो वहां पे एटीपी का यूज हो रहा है, क्लियर है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और यहां देखा जाए तो ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ये सिंपली लिबरेट कर रहा है। इट लिबरेट्स केमिकल एनर्जी, जो या तो यूज हो रहा है या फिर आगे यूज हो रहा है, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज हो रहा है, क्लियर है ना। अब देखो रॉ मटेरियल देखना, तो आप ही बताओगे
जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए है वो क्या है? तो यहाँ तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप याद करो, फोटोसिंथेसिस में CO2 H2O मिलते थे और तब जाके आगे का प्रोसेस होता था। तो यानी यहाँ पे है CO2 एंड H2O, ये दो मेन रॉ मटेरियल हो गए। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ के रॉ मटेरियल क्या हो गए? तो यहाँ का रॉ मटेरियल बेसिकली C6H12O6 एंड एक ऑक्सीजन हो गया हमारा। देखो ऑक्सीजन ये सेकेंडरी है, कहीं हो भी सकता है कहीं नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। आगे देखना, अगर मैं उल्टा देखूं, उल्टा यानी रॉ मटेरियल के जस्ट अपोजिट, रॉ मटेरियल का अपोजिट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट। तो अगर मैं देखूं एंड प्रोडक्ट्स क्या है, तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्लियर है ना, ये हो गया एंड प्रोडक्ट। और अगर यहाँ मैं एंड प्रोडक्ट देखूं तो देखो यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गया ना ये दोनों। तो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे CO2 एंड H2O बनेगा, यानी जो इसका रॉ मटेरियल हो गया इसका एंड प्रोडक्ट हो गया, जो इसका रॉ मटेरियल हो गया वो इसका एंड प्रोडक्ट हो गया। इतना आपको क्लियर होगा। अब देखो आगे देखना, 1 2 3 सॉरी ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, है ना। चलो उधर तो नंबर ही नहीं दिया, कोई नहीं। यहाँ देखो पांचवा पॉइंट देखना, ये कहाँ हो रहा है? इट टेक्स प्लेस, कहाँ होता है ये? आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट, लीफ, याद है ना। तो इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है ना, सेल में आपने पढ़ रखा होगा, पावर हाउस, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो पावर हाउस, पावर बना रहा है, दिस इज द पावर, ATP, है ना, पावर का प्रोडक्शन कर रहा है। पावर हाउस में क्या बनते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक पावर हाउस देखा होगा, तो वहाँ पे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो इससे जल्दी से आप नोट करोगे, ठीक है ना। तो आगे देखोगे एक डिफरेंस और यहाँ पे बच रखा है, वो भी कभी कभी पूछता है, और वो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। क्योंकि देखो ये शुरू में ही मैंने ये एक्चुअली जो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन था वो मैंने ऑलरेडी दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो बेसिकली डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। एक मिनट, तो देखोगे यहाँ पे मैं एक साइड ब्रीदिंग लिखता हूँ और दूसरे साइड इधर रेस्पिरेशन लिखता हूँ। और आपको पता होना चाहिए ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो ब्रीदिंग के केस में क्या हो रहा है? ब्रीदिंग के केस में क्या हो रहा है कि हम फ्रेश एयर ले रहे हैं और यूज्ड एयर निकाल रहे हैं, यानी इट इन्वॉल्व्स bringing in of fresh air and giving out used air। तो ब्रीदिंग के केस में हमने क्या किया? फ्रेश एयर को इनहेल किया और यूज्ड एयर को क्या किया तो बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। लेकिन रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा है कि ये एक ऑक्सीडेटिव मतलब रिएक्शन है, यानी इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन of glucose, oxidative breakdown of glucose to form energy। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, और किसके लिए? तो एनर्जी बनाने के लिए। आराम समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये पहला स्टेप हो गया हमारा, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा देखो तो
इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। और यहां देखो तो क्या है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। आराम समझ में। एक और देखना यहीं पे डिफरेंस, ब्रीदिंग के केस में ना एनर्जी लगता है और रेस्पिरेशन के केस में एनर्जी बनता है। तो यानी इट इट यूजेस ऑक्सीजन, सॉरी इट यूजेस एटीपी, यानी एनर्जी मैं लिख देता हूं यहां पे। और यहां क्या है, तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है ना। चौथा देखना, इसे किसी तरह का एंजाइम नहीं चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एंजाइम्स बट इट डज, है ना, इट डज रिक्वायर, या सिंपली लिखो इट रिक्वायर्स एनर्जी। यानी एक मिनट, सॉरी, एंजाइम एंजाइम एंजाइम, इट रिक्वायर्स एंजाइम्स, है ना, एनर्जी नहीं, एनर्जी मैंने पीछे लिख दिया था। तो यहाँ पे एंजाइम्स चाहिए और यहाँ पे एंजाइम्स नहीं चाहिए। ये सब मैंने बोला था क्रेब साइकिल में बताऊंगा, तो ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो याद रखोगे कि यहाँ पे एंजाइम चाहिए और यहाँ पे एंजाइम नहीं चाहिए। आगे ध्यान देना, ब्रीदिंग का केस जो है ना वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है, ये तो बाहर बाहर हो रहा है। तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो इट इज एन इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर दैट मीन्स इनसाइड सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर दैट मीन्स आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर हो रहा है। क्लियर है ना। आगे देखना, रेस्पिरेशन की बात करूं ना तो ये एक एक सेल में चल रहा है ना। और मैं इसकी बात करूं तो इसमें सर्टेन ऑर्गन्स ही नहीं इन्वॉल्व होते हैं बस हमारे बॉडी के, ठीक है ना। तो सर्टेन, यहाँ पे लिखना, इट इन्वॉल्व्स only certain organs, लेकिन मैं यहां देखूं तो इट इन्वॉल्व्स क्या हो जाएगा, each and every cell, each and every cell। तो ध्यान दोगे, यहाँ पे हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी लिख लिया, आप जल्दी से इसे नोट कर लोगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, हमने ये ऊपर ऊपर देख लिया बेसिकली, अब क्या करेंगे, अब अगला जो सेक्शन होगा हमारा, यानी जो अगला लेक्चर होगा वो थोड़ा डीपली होगा, चीज़ों को हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ इंट्रोडक्शन में भी बताया था पीछे कि सारे स्टेप्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, लेकिन जब हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें बेसिकली ना हम चीज़ों को एक एक तरह से बारीकी बारीकी से देखेंगे, ताकि आपका एक भी डॉट इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से ना रहे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको ये सही लगता है तो, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो। क्योंकि अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना कि उनके भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही अटके पड़े होंगे, तो वो भी क्लियर होने चाहिए। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।